हेलो दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 11 अगस्त 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। तो इसके अंदर देखिए जो हमने ये टॉपिक तो हम अंदर देख ही लेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 1 से नहीं है, आज 2 से है पहला टॉपिक। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ठीक है, तो पहली न्यूज़ क्या है इसके अंतर्गत, जो ओबीसी है उन समूहों को निर्दिष्ट करने संबंधी जो राज्य के अधिकार होते हैं उसको बहाल करने हेतु विधेयक पास हुआ। ठीक है, तो ये लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ 127वां संविधान जो संशोधन विधेयक 2021 है। ठीक है, इसको जो है पास किया गया। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, तो जो हमारे सेंटर और स्टेट है, राज्य और केंद्र शासित केंद्र और शासित जो प्रदेश है, यूटीज़ है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको अपने जो राज्य हैं उनकी ओबीसी की जो सूची होती है वो तैयार करने के लिए जो संशोधन का प्रस्ताव है वो दिया गया। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो 5 मई को जो मराठा समुदाय था उसके पृथक जो आरक्षण था, अलग से जो आरक्षण दिया गया था, उसको ख़त्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो 2018 का जो संविधान संशोधन था, 102वां संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत अब जो SEBC है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, ठीक है, इनको जो अधिसूचित करने की शक्ति सिर्फ अब किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और ये शक्ति जो राज्य को प्राप्त थी उसको जो है शक्ति पर्याप्त नहीं है, मतलब ये शक्ति उसकी अब खत्म कर दी गई राज्य की। ठीक है, तो 102वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत क्या कहा गया था कि संविधान में जो अनुच्छेद 338 का बी, 342 और 342 का ए, इनको जो जोड़ा गया था, इसके साथ ही इस संशोधन के द्वारा जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस NCBC है उसको संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। ठीक है, इस संविधान संशोधन की व्याख्या जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको चिन्हित करने और उन्हें आरक्षण का लाभ जो है प्रदान करने संबंधी जो राज्यों के अधिकार है उसको प्रभावी रूप से समाप्त कर देती है। ठीक है, अब देखिए जो अभी पास किया गया 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है उसके प्रमुख बिंदु है। तो आपने मेन तो पहले पढ़ ही लिया, जो SEBC है उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और NCBC है उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अब इसमें जो प्रमुख बिंदु वो क्या जोड़े गए हैं, तो सबसे पहले SEBC की जो पावर थी वो राज्य से ले ली गई। ठीक है, उसके अलावा ये पावर किसको दी गई, केंद्र सरकार जो है अब इसको सिर्फ अधिसूचित कर सकता है। ठीक है, राज्य की ये पावर अब ख़त्म कर दी गई है। और इस पावर को ख़त्म करके क्या कहा गया कि अब सिर्फ जो राष्ट्रपति हैं वो जो केवल जो केंद्र सरकार है उसके प्रयोजन हेतु जो SEBC है उसकी सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो केंद्र सरकार है वही इस सूची को तैयार करेगी और इसका क्या करेगी, रख रखाव करेगी। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे राज्य हैं और जो यूटीज़ हैं वो जो हमारे SEBC हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी अपनी अपनी सूची जो है बनाने का उनको अधिकार दिया गया। उसके अलावा राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है, यूटीज़ हैं, उनके द्वारा यह सूची कानून के तहत बनाई जाएगी और यह केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। ठीक है, एम्पावरिंग द स्टेट। ठीक है, ये जो है द हिंदू का डायरेक्ट यहाँ पे वो लगाया गया जो न्यूज़पेपर में आया था। तो ये सारा हमने हिंदी में पढ़ ही लिया है कि जो स्टेट थी उसको जो है पावर दी गई आइडेंटिटी OBC मतलब OBC की जो सूची है उसको तैयार कर सके। ठीक है, उसके अलावा देख लिए, ये हमने देख लिया सारा। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी अगर सूची की बात करें तो जो NCBC है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम है 1993, उसके अंतर्गत जो NCBC की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको इसके अंतर्गत मतलब बनाया गया था। उसके अलावा जो 102वां संविधान संशोधन था 2018 में, उसके द्वारा जो NCBC है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और राष्ट्रपति के सभी आदेशों के लिए किसी राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनकी सूची को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, ये सब मतलब ऊपर हमने देखी है, उसको घुमा फिरा के बता रहे हैं। 2021 का जो विधेयक है इसमें संशोधन करते हुए प्रावधान दिया गया कि राष्ट्रपति केवल सिर्फ केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए जो SEBC है उनकी सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। ठीक है, वही ऊपर वाली बात है, घुमा फिरा के कह रहे हैं। अब NCBC के साथ जो परामर्श है तो उसके अनुसार जो संविधान का अनुच्छेद 338 का बी है उसके तहत जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार है उनको जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है NCBC है उससे सलाह लेने को अनिवार्य किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नए विधेयक के निहितार्थ अगर हम देखें तो 127वां जो संविधान संशोधन विधेयक जो पारित होने के बाद देश में 671 जातियाँ इससे लाभान्वित होगी और जो OBCs हैं उनकी अपनी सूची बनाने संबंधी राज्यों के अधिकार पुनः बहाल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फिर से उनके जो है जो शक्तियों ने दी गई थी अधिसूचित करने की वो हटा दी जाएगी।
अब देखिए अगला भी जो है सोशल से है, जीएस पेपर 2 से ही है, जनगणना। ठीक है, तो 2021 में होनी थी। तो इसके बारे में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जो 2021 में की जाने वाली जो सेंसस 2021 था और जनगणना से संबंधित अन्य गतिविधियाँ थी, इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय उसके द्वारा स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, 2021 में होनी थी पर अब नहीं हो रही है, तो इसके बारे में फिर भी देख लेते हैं। 2011 में हुई थी लास्ट टाइम। तो सेंसस जो है देश में जनसंख्या के आकार, वितरण और सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है और जनसांख्यिकी संबंधी जानकारी होती है और अन्य विवरणों के बारे में जो है जानकारी प्रदान करती है। भारत में अगर जनगणना पहली बार कब हुई थी तो 1872 में जो ब्रिटिश वायसराय कौन से लॉर्ड मेयो इनके अधीन शुरू की गई थी। इसने समाज में जो उत्थान है वो करने हेतु नई नीतियाँ, सरकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में जो है सहायता प्रदान की थी उस समय पे। उसके अलावा भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी तो 1881 में। तब से जो है प्रति 10 वर्ष में एक बार निर्विघ्न रूप से जो है जनगणना की जाती रही है। भारत में जनगणना करता कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अधीन जो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इनको जो है सौंपा गया है। ठीक है, उसके अलावा निम्नलिखित विषयों पर जानकारी के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से ये एक होता है जनगणना। ठीक है, जो क्या क्या करता है, मतलब इसका लाभ क्या है तो जनसांख्यिकी, आर्थिक गतिविधियाँ, साक्षरता, शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन, मृत्यु दर, अनुसूचित जाति और जनजाति, भाषा। ठीक है, इन सब का डिवीज़न इसी से पता चलता है। ऐतिहासिक महत्व अगर देखें तो जो ऋग्वेद है उससे क्या पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी प्रकार की जनसंख्या गणना की गई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो मतलब ऐसा एज्यूम किया जाता है। जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व है उसमें कौटिल्य द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र था उसमें भी कराधान के लिए राज्य नीति के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह करने का उल्लेख किया गया था। उसके अलावा मुगल बादशाह जो अकबर थे उनके शासनकाल में भी लिखित जो आईने अकबरी थी, ठीक है, उनमें जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित विस्तृत आंकड़े शामिल किए गए थे। ठीक है, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये लिखी किसने थी। ठीक है, अकबर के बारे में लिखी गई थी पर लिखी किसने थी। ठीक है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा देखिए अगला भी जीएस पेपर 3 से है। यूनिट आप देख ही रहे हैं, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। तो संदर्भ क्या है इसका, तो जो हाल ही में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, उसके द्वारा जो खाद्य और पोषण का अधिकार है उसको सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न नीतियों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक है वो आयोजित की गई। ठीक है, इस बैठक में जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए, तो मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार 12वीं कक्षा तक किया जाए। ठीक है, जो प्री स्कूल होता है उससे लेकर 12वीं कक्षा तक। उसके अलावा शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए। एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है वो शुरू की जाए जो पूरी तरह से आधार से जो है लिंक ना हो, क्योंकि जो गांव वगैरह में होते हैं वहाँ पे लोगों के पास क्या होते हैं, आधार वगैरह कम होते हैं, जिसकी वजह से ये आधार से लिंक ना हो, ऐसी योजना शुरू की जाए। ठीक है, उसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना के बारे में अगर हम देखें तो यह योजना जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ सहायता प्राप्त स्कूलों और जो समग्र शिक्षा होती है उसके अंतर्गत सहायता प्राप्त जो मदरसे होती हैं उनमें भी सभी बच्चों के लिए एक समय के भोजन को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत जो 8वीं कक्षा तक के छात्र होते हैं, ठीक है, उनको एक वर्ष में कम से कम 200 दिन, ठीक है, 365 में से 200 दिन जो है पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। और इस योजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, उसके अलावा योजना जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब पूरा पैसा केंद्र देता है, उसके रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू की गई थी। ठीक है, इसे जो है प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषक सहायता कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NSPE, इसके रूप में शुरू किया गया। 2004 में इस कार्यक्रम को जो है मिड डे मील योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया था। ठीक है जी, इसका पर्पज़ क्या है, तो भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए स्कूल में नामांकन और जो उपस्थिति होती है उसको बढ़ाना, ताकि बच्चे मतलब खाना खाने के लिए आ जाए पर आ जाए, जिससे विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिकरण में सुधार करना, ज़मीनी स्तर पर विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। मतलब जैसे आप आंगनबाड़ी वगैरह देखें तो वहाँ पे क्या होता है, लेडीज़ काफ़ी सारी काम करने वाली होती है, ठीक है, तो उनको भी इससे रोज़गार मिलता है। तो मध्याह्न भोजन जो योजना है उसके नियम 2015 के अनुसार जो है जो बच्चे हैं उनको केवल स्कूल में ही भोजन परोसा जाएगा, ये नहीं कि घर उठा के ले जाएं। उसके अलावा खाद्यान्नों की अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य कारणवश विद्यालय में पढ़ाई के किसी भी दिन यदि मध्याह्न जो भोजन है वो उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार अगले महीने को
15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का जो है भुगतान करेगी। ठीक है, उसके अलावा निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल शिक्षा होती है उसका अधिकार अधिनियम 2009, इसके अंतर्गत जो अधिदेशित स्कूल हैं प्रबंधन समिति मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की जो है निगरानी करेगी। ठीक है, मतलब जो स्कूल की जो प्रबंधन समिति होती है, मैनेजमेंट जो वहाँ की वो होगी, समिति होगी, वो इसकी जो है वो करेगी, निगरानी करती है। ठीक है, पोषक संबंधी अगर मानक देखें हम तो जो इसके दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम जो है 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा, तथा जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो बच्चे होते हैं उनको न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम जो है प्रोटीन दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, 450 से 700 और 12 से 20। उसके अलावा जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट है, उसके अनुसार प्राथमिक जो कक्षा होती है उसके बच्चों के भोजन में जो है 100 ग्राम खाद्यान्न, 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम जो है सब्जियां, 5 ग्राम तेल और वसा जो है सम्मिलित किए जाएंगे। उसके अलावा उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के भोजन में 150 ग्राम खाद्यान्न, 30 ग्राम जो है दालें, 7.5 ग्राम सब्जियां, 5 ग्राम तेल और वसा को जो है अनिवार्य किया गया है। ठीक है, ये सब देखिए यहाँ पे फिगर में दे रखा है, 20 ग्राम 30 ग्राम, मतलब ये देखिए फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस, फॉर प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, 100 ग्राम, 20 ग्राम, 150 ग्राम, 30 ग्राम, 75 ग्राम, 50, 5, 7.5 देख लीजिएगा फिगर में। उसके अलावा अगला है उज्ज्वला 2.0 योजना। तो इसका संदर्भ क्या है, हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा गरीबों के लिए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना है, ठीक है, इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, इसके बारे में जो है 2016 में फर्स्ट टाइम शुरू की गई थी, जिसका जो उद्देश्य वो क्या था, तो जो BPL परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार होते हैं उनको LPG कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, जिसे लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है वो कहते हैं LPG। प्रमुख विशेषता क्या है, केंद्र सरकार द्वारा 1600 रुपये प्रति कनेक्शन की वित्तीय सहायता के साथ पात्र परिवार जो है उनको एक जमा मुक्त LPG कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, तो योजना के तहत जो है पहले 50 मिलियन जो परिवार होंगे उनको शामिल किया गया था, बाद में इसका विस्तार करके 80 मिलियन जो गरीब परिवार हैं उनको इस योजना में जो है लाया गया। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त आवंटन भी किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं आधारित चूल्हों पर खाना बनाने से संबंधित स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों को कम करना। ठीक है, जो कोयला वगैरह हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए उनको कम करना। अशोधित जो ईंधन होते हैं उससे खाना पकाने के कारण भारत में होने वाली जो मौत होती है उसकी संख्या को भी इसमें क्या करना, कम करना। जीवाश्म ईंधन जो है दहन से घर के अंदर वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों को होने वाली जो श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां उससे बचाना। तो इसके पात्रता मापदंड, मतलब इसके लिए एलिजिबल कौन होगा, किसको ये मिलेगी, तो योजना के तहत जो लाभ प्राप्त करने हेतु जो आवेदक होगा उसको 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आवेदक जो है जो BPL होता है वो परिवार से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, आवेदक के घर में किसी के पास LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिवार की घरेलू आय जो है प्रति माह एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मतलब BPL कार्ड वगैरह भी होता है जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकार द्वारा सीमा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आवेदक होता है वो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इसी तरह की अन्य योजनाओं का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा 2.0 के तहत उज्ज्वला योजना जो है, तो जो प्रवासी श्रमिक होते हैं दूसरे स्टेट में जाके बसते हैं उनको अब गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पते का प्रमाण पत्र जो दस्तावेज है, मतलब जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ का दस्तावेज उसे देना होगा, प्रमाण पत्र करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अब। ठीक है, उसके अलावा इन श्रमिकों को गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए केवल अपनी जो आवासीय पता है उसकी स्व घोषणा प्रस्तुत करने की ज़रूरत होगी, मतलब जहाँ पे उसका जो परमानेंट रेजिडेंस है वो उसे यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, उसके अलावा हांगकांग का प्रशासन GS पेपर ये भी 2 से ही है। तो इसका संदर्भ क्या है, तो जो हाल ही में जो हांगकांग है उसके नेता जो कैरी लेम है उन्होंने कहा है कि जो विदेशी जो प्रतिबंध हैं उनका जवाब देने के लिए हांगकांग में चीन की जो मुख्य भूमि है उसके एक कानून लागू किए जाने का वो समर्थन कर दिया है। यह इस बात का स्पष्ट करेगी कि संकेत मतलब जो हांगकांग शहर है अब चीनी कानून को अपनाने के लिए तैयार है। मतलब हांगकांग आपने देखा होगा चीन के बिल्कुल साइड में एक छोटा सा मतलब देश था जिस पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो वो ऐसा कह रहा है कि वहाँ जो हांगकांग शहर है वो अब चीनी कानूनों को अपनाने के लिए तैयार है। ठीक है, आपने सुना भी होगा काफ़ी कि वहाँ के लोगों को उठा के चाइना में अलग अलग जगह जो है फेंका जा रहा है। ठीक है, ताकि मतलब वहाँ पे लोग कम हो जाए और चाइना के लोग वहाँ पे आके बस रहे हैं। ठीक है, इस कानून से जो बीजिंग की विधायिका है उसके बजाय हांगकांग की जो विधायिका है उसके माध्यम से पेश किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, जैसे
अगर भारत में देखें तो हमारे जैसे जम्मू कश्मीर है, अगर हम जम्मू कश्मीर में अपने लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया के बसाना शुरू कर देते और वहाँ के लोगों को हटा देते धीरे धीरे, ठीक है, तो हमें मतलब इतना वो करना ही नहीं पड़ता, हमारे खुद ही अपने आप ही वो हमारा पार्ट हो जाता, जाके हालांकि पार्ट तो है ही, पर फिर भी बिना किसी विरोध के वो हमारा पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इस कानून को हांगकांग के जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी परिशिष्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। हांगकांग के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक लॉ के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब अगर जैसे कि हम वहाँ पे लोगों को अपने बसा दें, अपने जो जम्मू कश्मीर है तो वहाँ के विधायक जो वो है विधानसभा, वहाँ पे भी हमारे लोग हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो उस टाइप से उन्होंने भी वहाँ हांगकांग के वहाँ से जो है अपना जो संविधान का वो है उसको पारित करने के लिए सोच रहा है, ठीक है। प्रस्तावित कानून क्या है इसके अंदर, तो बीजिंग द्वारा जो जून महीना था उसमें एक कानून पारित किया गया था जिसके तहत जो चीनी नागरिक या संस्थाएं थी उसके खिलाफ भेदभाव करने या विभेदकारी तरीके लागू करने वाले व्यक्तियों या इकाइयों को चीनी सरकार की जो प्रतिबंध रोधी सूची है, एंटी सैंक्शन लिस्ट है, उसमें रखा जाएगा, ठीक है। चीन के जो कानून के तहत इस सूची में शामिल व्यक्तियों को चीन में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है या देश में निष्कासित किया जा सकता है। कानून के तहत जो चीन में ऐसे व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति को जब्त या निष्क्रिय किया जाएगा। इसके लिए चीन की संस्था या नागरिकों के साथ कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब जो हमारा जो चाइना है उसके अगर मान लीजिए जो उसकी संस्था या नागरिक अगर उसके साथ हांगकांग में कोई भी विभेद होता है, कोई भी करता है, तो ऐसे लोगों को जो है पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस कानून को लागू करने की आवश्यकता क्यों है, तो जो यूएसए और यूरोपीय संघ है उसके द्वारा चीन पर व्यापार, हांगकांग और जो जीजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र है उसको लेकर दबाव डालने की वजह से इस कानून को जो है पारित किया गया है, ठीक है। मतलब अगर जो हम वहाँ पे जो वो हो रहा है, जो विरोध हो रहा है, अगर उन लोगों को वहीं पे दबा दिया जाए तो ये जो उनका मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसकी वजह से ये लागू किया गया। इस कानून की जुड़ी समस्या और मुद्दे क्या हैं, तो आलोचकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो हांगकांग है उसके द्वारा इस कानून को लागू करने से जो वैश्विक वित्तीय केंद्र है उसके रूप में इसकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है, ठीक है। हांगकांग का प्रशासन किस प्रकार से होता है, तो यह जो है एक देश दो प्रणाली पद्धति से प्रशासित होता है, ठीक है। हांगकांग और जो मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है और दोनों पूर्व उपनिवेश रह चुके हैं, ठीक है। नीति के अनुसार जो हांगकांग और मकाऊ है वो चीनी जो जनवादी गणराज्य है उसका हिस्सा होने के बावजूद चीन की मुख्य भूमि की नीतियों से भिन्न आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अपना सकते हैं, ठीक है। हांगकांग क्या है 1 जुलाई 1997 से वापस चीन के नियंत्रण में आ गया था और 1999 को मकाऊ की जो संप्रभुता है वो चीन को स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है। इस क्षेत्र की जो अपनी मुद्राएं हैं, आर्थिक और कानूनी जो प्रणालियां हैं, किंतु रक्षा और कूटनीतिक जो बीजिंग द्वारा तय की जाती है, ठीक है। मतलब सब कुछ उनके कंट्रोल में, पर उनकी वहाँ की जो रक्षा और कूटनीति है वो बीजिंग तैयार करता है। उनके लघु संविधान 50 वर्षों तक अर्थात हांगकांग के लिए 2047 तक और मकाऊ के लिए 2049 तक वैध है। इस अवधि के बाद ही जो है व्यवस्था अभी स्पष्ट नहीं हुई है, मतलब ये इस टाइम के बाद जो है चाइना में मिल जाएंगे, पर चाइना क्या कर रहा है अभी से इन दोनों को धीरे धीरे अपने अंदर मिला रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोकेशन दिखाई गई है, ये हांगकांग, और यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है, ये छोटा सा क्या है हांगकांग है, और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे जो है मकाऊ है, ये छोटा सा यहाँ साइड में दिख रहा है जो ये मकाऊ है, और यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल हांगकांग है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जीएस पेपर 3 से दक्षिण अफ्रीका द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको पेटेंट किया गया। हाल ही में जो दक्षिण अफ्रीका है उसके द्वारा विश्व में पहली बार एक आंशिक ज्यामिति पर आधारित फूड कंटेनर बेस्ड ऑन फ्रैक्टल ज्योमेट्री नवाचार से संबंधित एक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको पेटेंट प्रदान किया गया। तो यह नवाचार अर्थात इनोवेशन जो है फूड कंटेनर की इंटरलॉकिंग से संबंधित है, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी अगर नया आविष्कार होता है तो उसको पेटेंट करा लेते हैं ताकि दूसरा उसको कोई कॉपी ना कर पाए। इसके द्वारा रोबोट इन कंटेनरों को आसानी से पकड़ सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से लगा सकते हैं। तो इसमें विवाद का विषय क्या है, जो ये पेटेंट है वो इंसान की बजाय जो डेबूस है, डेबूस देखते हैं यहाँ पे क्या है, इस नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इसको दिया गया है, इंसान की बजाय ये यहाँ पे काम करता है। तो ये होता क्या है डेबूस, इसका जो फुल फॉर्म है तो वो है डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस, ठीक है, डेबूस इसी फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में अग्रणी जो स्टीफन थैलर है उनके द्वारा निर्मित किया गया है। किनके द्वारा, स्टीफन थैलर द्वारा एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, ठीक है। यह सिस्टम मनुष्य के सोचने की प्रक्रिया की नकल करता है और इसके आधार पर एक नए आविष्कार करने में सक्षम है। उसके अलावा डेबूस जो है एक विशेष प्रकार का AI सिस्टम है
इसके लिए अक्सर जो क्रिएटिविटी मशीन्स भी इसे कहा जाता है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से और जटिल कार्य करने में क्या होता है, सक्षम होता है। ठीक है, क्रिएटिविटी मशीन होता क्या है? तो क्रिएटिविटी जो मशीन है वो आंकड़ों को संसाधित करने और इसका गहन विश्लेषण करने में सक्षम होती है, और ये मशीन इन आंकड़ों से भी जो है सीख सकती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को जो है मशीन लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग चरण पूरा हो जाने के बाद ये मशीनें जो है बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वायत्त रूप से सृजन करने में सक्षम हो जाती हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो डेब्यूज जो है उसको आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर के पेटेंट जो कार्यालय है उसमें एक पेटेंट आवेदन दायर किया गया था इसके लिए। जो यूएसए है उसके पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय और यूरोपीय संघ के जो पेटेंट कार्यालय है उसने औपचारिक परीक्षण चरण में इस आवेदन को जो है खारिज कर दिया था उस समय पे। ठीक है, उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ने इस कदम का जो है विरोध क्यों किया जा रहा है? तो विशेषज्ञों द्वारा विरोध के 3 कारण हैं। सबसे पहला क्या है? जो संबंधित पेटेंट है वो कानूनों के तहत केवल मानव आविष्कारों के लिए पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, किसी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको नहीं दिया जाता है। दूसरा क्या है? विचारों को पेटेंट किया जाता है, जिसमें पेटेंट के प्रयोजन के लिए मानसिक जो संकल्पना या विचार उसका तत्व होने की आवश्यकता होती है, जो कि एक मानव मस्तिष्क से ही उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रोबोट द्वारा जो है यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है इसे नहीं माना जा रहा। उसके अलावा अंत में आविष्कारक का दर्जा दिए जाने के साथ कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं, जिनके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी रूप से सक्षम रूप से रखने में क्या है, सक्षम वो नहीं होता है। ठीक है, तो बस आज का इतना ही था। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं जब नेक्स्ट आएगा उसको साथ में करेंगे। उसके अलावा देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो मुश्किल है वैसे, टाइम अभी 1-2 दिन थोड़ा बिजी है, तो उसके अलावा वही अपडेटेड मटेरियल करना है, पर टाइम मिलेगा जब भी, अब 1-2 दिन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हैव अ गुड डे।